अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम एडाप्टिव फ़िल्टर्स का नया टॉपिक शुरू करेंगे विच इज़ IIR यानी कि इन्फिनिट इम्पल्स रिस्पॉन्स एडाप्टिव फ़िल्टर्स। अभी तक आप लोगों ने फ़िल्टर्स के कोएफ़िशिएंट्स अडॉप्ट करने का के ये जो भी मेथड्स पढ़े हैं दे विल ऑल फॉर FIR फ़िल्टर्स। इन्फिनिट इम्पल्स रिस्पॉन्स फ़िल्टर्स FR के मुकाबले में बहरहाल कम यूज़ होते हैं, लेकिन कुछ एप्लीकेशंस ऐसी हैं जहाँ पे FIR यूज़ नहीं हो सकते। तो उन एप्लीकेशंस के बारे में देखेंगे और ये वजह भी देखेंगे कि IIR आर समटाइम्स व्हाई दे आर समटाइम्स प्रेफर्ड ओवर FIR फ़िल्टर्स। ठीक है? तो इसकी डेफिनेशन देखते हैं, फिर इसका एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ओवर FIR फ़िल्टर्स और फिर उसकी एप्लीकेशंस जहाँ पे ये इस्तेमाल हो सकते हैं। ठीक है? सारी एप्लीकेशंस जहाँ पे FIR के ऊपर इनको प्रेफ़र किया जाता है। और फिर एडाप्टिव फ़िल्टर्स बनाने के एल्गोरिदम्स और फिर उन एल्गोरिदम्स की इम्प्लीमेंटेशन के क्या तरीके होते हैं, ठीक है? तो कुछ इसमें 2-4 चीज़ें हैं देखने वाली, तो हम इसको शुरू करते हैं। इसकी डेफिनेशन से शुरू करते हैं हम। जब हम FIR फ़िल्टर्स पढ़ रहे थे तो उसमें सिर्फ न्यूमरेटर हमें नज़र आता है, ठीक है? उसके जो रूट्स होते हैं या उसके ट्रांसफर फंक्शन के वो दे आर ऑल ज़ीरोज़ अगर हम इन टर्म्स ऑफ ज़ी ट्रांसफॉर्म देखें तो, ठीक है? तो एडाप्टिव फ़िल्टर्स आर फ़िल्टर्स where zeros and poles are adopted. Thus, coefficients of both numerator and denominator are to be estimated, adapted या फिर पैरामीटराइज्ड, ठीक है? तो यहाँ पे हम जीरोस और पोल्स इन दोनों के साथ प्ले अराउंड करेंगे ताकि हमारे पास डिज़ायर्ड ट्रांसफर फंक्शन बने, ठीक है? अच्छा जी, अब इसके वो क्या एडवांटेजेस हैं जिनकी वजह से इनको हम प्रेफर करेंगे FIR फ़िल्टर के ऊपर। एक तो ये कि अच्छा ये चीज़ आपको शायद DSP से या फिर DSP में ही है हम लोग इस तरह की FIR और IIR पढ़ते हैं या फिर आप लोगों ने जहाँ पे भी इन दोनों का कंपैरिजन किया हो। ये सिर्फ डाटा फ़िल्टर्स की बात नहीं है, स्टैटिक फ़िल्टर्स में भी ऐसा ही होता है कि IIR फ़िल्टर्स या IIR फ़िल्टर्स की हमेशा जो कंप्यूटेशनल कॉम्प्लेक्सिटी होती है, इट इज़ ऑलवेज़ लेसर देन कंप्यूटेशनल कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ FIR फ़िल्टर्स। ठीक है, तो ये इनका बहुत बड़ा एडवांटेज है जिसकी वजह से इनका इस्तेमाल प्रेफर्ड होता है बाज़ एप्लीकेशंस में, ठीक है? इसी तरह से अगर IIR फ़िल्टर्स और FIR फ़िल्टर्स मतलब अगर जब हम इनको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं और इनके सेम नंबर ऑफ कोएफ़िशिएंट्स हों इनके स्ट्रक्चर में, ठीक है? तो फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स ऑफ IIR फ़िल्टर अप्रॉक्सिमेट्स द डिज़ायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स मच बेटर। ठीक है, सेम नंबर ऑफ कोएफ़िशिएंट्स का मतलब है कि जो भी फ़िल्टर स्ट्रक्चर एक हम इस्तेमाल कर रहे हैं FIR के लिए या फिर IIR के लिए और उन दोनों में जो भी कोएफ़िशिएंट्स हम डिज़ाइन कर रहे हैं, तो अगर कोएफ़िशिएंट्स की क्वांटिटी सेम हो तो फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स ऑफ IIR फ़िल्टर approximates the desired characteristics much better। अच्छा, इसी को एग्जैक्टली हम एक और तरीके लोगों ने इसका दूसरा एडवांटेज देखा है कि अगर हमारे पास
दोनों यानी कि एफ फ़िल्टर्स और आई फ़िल्टर्स को इस्तेमाल करके एक जैसा फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स डेवलप हम करें या डेवलप्ड हो, तो वो फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स डेवलप करने के लिए आई फ़िल्टर के कम कोएफ़िशिएंट्स लगेंगे। तो इसी डेफ़िनेशन को हम एक और तरीके से या एडवांटेज को एक और तरीके से पोर्ट्रे कर सकते हैं कि आई फ़िल्टर्स रिक्वायर्स lesser number of coefficients to develop a desired to develop a desired frequency response as compared to FIR filter। ठीक है, तो ये उसके कुछ एडवांटेजेस हैं जिसकी वजह से इसको प्रेफर किया जाता है, लेकिन इसमें फोर्स कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। शायद उनमें से एक आध आपने सुना भी हो। इसका जो एक या कम से कम एक डिसएडवांटेज इसका ऐसा है जो कि हमें स्टैटिक फ़िल्टर्स में भी, यानी कि जिसके कोएफ़िशिएंट स्टैटिक हो वहाँ पे भी नज़र आता है। अच्छा, एक डिसएडवांटेज जो कि एडाप्टिव फ़िल्टर्स के साथ लिंक्ड है, दैट इज़ लोकल मिनिमम कन्वर्जेंस। अच्छा, इस बात का मतलब ये है कि जिस वक़्त हम फ़िल्टर के कोएफ़िशिएंट डिज़ाइन करेंगे ओवर मिनिमम एरर, तो जिस एरर के ऊपर हमारा सॉल्यूशन कन्वर्ज हो सकता है, दैट माइट बी अ लोकल मिनिमम एज़ कंपेयर टू ग्लोबल मिनिमम। ठीक है, तो ये वाला जो एरर है ये बेसिकली एडाप्टिव फ़िल्टर्स के साथ एसोसिएटेड है। ठीक है, और उसके अलावा उसमें एक मसला और हो सकता है, विच इज़ इंस्टेबिलिटी ऑफ फ़िल्टर्स या इंस्टेबिलिटी ऑफ ओवरऑल ऑपरेशन, यानी कि जिस भी सिस्टम में आई फ़िल्टर लगा हुआ है वो ओवरऑल दैट ऑपरेशन कैन बिकम अनस्टेबल बिकॉज़ इट माइट हैपन दैट व्हाइल डिज़ाइनिंग फ़िल्टर्स, व्हाइल कोएफ़िशिएंट्स या पैरामीटर्स आर एस्टिमेटेड, तो poles are designed in such a way that they are located outside the unit circle। तो उस केस में हमारा जो सिस्टम है, मतलब डॉटेड फ़िल्टर इटसेल्फ और फिर वो फिर जिस भी पूरे सिस्टम में लगा हुआ सिस्टम इटसेल्फ अनस्टेबल हो सकता है। ठीक है, तो ये एक मसला हो सकता है आई फ़िल्टर्स में, जो कि बेसिकली हमें दूसरे फ़िल्टर से भी लिंक्ड होता है, लेकिन जनरली उस फ़िल्टर को की डिज़ाइनिंग हमारे थोड़े से अपने हाथ में होती है। इसमें तो चूँकि एडाप्टेबिलिटी चल रही होती है, तो वो मतलब आपको उसको कैटर करने के लिए फिर कुछ अलग से कंप्यूटेशंस करनी पड़ती हैं या उसका कुछ बंदोबस्त करना पड़ता है। तो वो एक इज़ाफ़ी एक जॉब बन जाती है, और लोकल मिनिमम कन्वर्जेंस सिर्फ़ एसोसिएटेड है एडाप्टिव फ़िल्टर्स के साथ। अच्छा जी, और कुछ इसकी एप्लीकेशंस हम देखते हैं। स्पेशली अच्छा, अब मैंने आपको ये बताया था कि कुछ एप्लीकेशंस ऐसी हैं जहाँ पर हम प्रेफ़र करते हैं आई फ़िल्टर्स को। ठीक है, वो एप्लीकेशंस ऐसी हैं जहाँ पर एक्यूरेसी की रिक्वायरमेंट की वजह से कोएफ़िशिएंट स्टेप इतने ज़्यादा चाहिए होते हैं कि अगर हम एफआईआर फ़िल्टर इस्तेमाल करें तो वहाँ पर हमें फ़िल्टर की डिज़ाइनिंग के लिए बेसिकली हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ टैप्स रिक्वायर्ड होंगे, लेकिन वही रिक्वायरमेंट अगर आप आई फ़िल्टर से फुलफ़िल करने की कोशिश करें तो वी विल नीड जस्ट फ्यू टैप्स। तो वो सारी एप्लीकेशंस जहाँ पे आई फ़िल्टर इसलिए एप्लीकेबल है या फिर प्रेफ़रेबल है क्योंकि वो एफआई फ़िल्टर के मुकाबले में लेसर नंबर ऑफ टैब्स के साथ बेहतर कैरेक्टरिस्टिक्स प्रोड्यूस करता है। सैटेलाइट चैनल को एस्टिमेट करना हो, ठीक है, तो जिस जगह पे भी ट्रांसमीटर या तो वी वुड प्रेफर आई फ़िल्टर।
ठीक है, ये कुछ इसके अलावा ये है फिर डिफरेंशियल पर स्कूल मॉड्यूलेशन है। ठीक है, इन इन सारी जगहों पर लेसर नंबर ऑफ टैब्स की रिक्वायरमेंट फुलफिल होने की वजह से IIR फिल्टर प्रेफर किए जाते हैं। अच्छा जी, अब जनरली हमारे पास IIR फिल्टर्स दो तरीकों से फॉर्मुलेट होते हैं। अच्छा, अब फॉर्मुलेट में करने में और एल्गोरिथम्स में डिफरेंस है। फॉर्मुलेट करने का मतलब ये है कि हम एडाप्टिव फ़िल्टर को डिज़ाइन करने का या बेसिकली सिस्टम में पुट इन करने का तरीक़ाकार क्या इस्तेमाल करेंगे, ठीक है? वो उसकी फॉर्मुलेशन होगी। और एक दफ़ा हम लोगों ने सोच लिया कि अच्छा फॉर्मुलेशन का मेथड क्या होगा, अब उस फॉर्मुलेशन को इम्प्लीमेंट करने का जो एल्गोरिदम लगेगा दैट इज़ अ सेपरेट थिंग। तो पहले इसका हम फॉर्मुलेशन का मेथड या पैरामीटर अपडेट एल्गोरिदम देखते हैं। वो उनकी क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं? एक मेथड को हम कहते हैं पहले वाले मेथड को, जिसको आज हम इंशाल्लाह देखेंगे भी, इक्वेशन एरर मेथड। और दूसरे वाले को हम कहते हैं आउटपुट एरर मेथड। अच्छा, इन दोनों में डिफरेंस बेसिकली होता है कि पहले मैं आपको आउटपुट एरर समझाती हूँ कि वो होता क्या है, उसके बाद फिर इक्वेशन एरर समझना थोड़ा आसान होगा। आपने अभी तक मोस्टली जितने भी एडाप्टिव फिल्टर्स पढ़े होंगे, उसमें कुछ इस तरह की सिचुएशन होती है कि आपके पास एक डिज़ायर्ड इनपुट होती है और एक हमारे पास सिस्टम आउटपुट होती है, ठीक है? और हम ये चाहते हैं कि हम हमारी जो सिस्टम आउटपुट है वायन वो जितना क्लोज हो सके डिज़ायर्ड आउटपुट के उतना पॉसिबली हो सके। और इन दोनों का जो डिफरेंस होता है दैट इज़ कॉल्ड एरर। और इस एरर को देखते हुए फिर हम यहाँ पे जो हमारा या इस ब्रांच में जहाँ पे भी एडाप्टिव फ़िल्टर इंस्टॉल्ड है, इस एरर को देखते हुए फिर उसके जो कोफिशिएंट्स हैं वो अपडेट होते हैं, ठीक है? और उस लिहाज से फिर आउटपुट जो है वो बनती है। अच्छा, तो आउटपुट एरर बेसिकली इस तरह के मेथड को कहते हैं IIR अडॉप्टिव फिल्टर्स में, जहाँ पे हम डिज़ायर्ड आउटपुट और एक्चुअल आउटपुट उन दोनों का डिफरेंस देख के जो एरर आएगा उसके हिसाब से कोफिशिएंट्स अपडेट करेंगे। दिस इज़ कॉल्ड आउटपुट एरर। इक्वेशन एरर में हम एक्चुअल आउटपुट नहीं देखते, ठीक है? हम एक आप समझ लो कि इस स्टेज के ऊपर बिफोर इम्प्लीमेंटिंग adaptive filter we have some sort of output which we will called y dash n in our equation implementation strategy। और हम d of n का डिफरेंस y dash n से लेते हैं। ओके, लेट मी पुट समर हेयर। लेट सपोज कि y dash n में ये जा रहा है और मैं थोड़ा सा इसे क्लियर बनाने की कोशिश करती हूँ ताकि आपको ये समझ आए। अच्छा, एक्चुअल एडाप्टिव फ़िल्टर से पहले हमारे पास एक स्टेज पर एक आउटपुट आती है जिसको हम y डैश n कहते हैं। और उस आउटपुट को हम कंपेयर करते हैं डिज़ायर्ड आउटपुट से, ठीक है? और इन दोनों का जो डिफरेंस है यानी कि डिज़ायर्ड आउटपुट का और y डैश n, जो कि बेसिकली एडाप्टिव फ़िल्टर के अप्लाई होने से पहले एक इंटरमीडिएट स्टेज पर हमारे पास एक आउटपुट आती है। और उन दोनों का जो डिफरेंस होता है ना दैट इज़ कॉल्ड ई डैश एन, ठीक है? टू डिफरेंशिएट इट फ्रॉम द फाइनल एरर। और इस इक्वेशन की बेस के ऊपर फिर एडाप्टिव फ़िल्टर के कोफिशिएंट्स जो हैं वो अपडेट किए जाते हैं। तो इस तरह के मेथड को जहाँ पे हम एक्चुअल आउटपुट के साथ एरर अपडेट नहीं करते, उसे इक्वेशन एरर कहते हैं। और जहाँ पे हम एक्चुअल आउटपुट के साथ एरर कंप्यूट करते हैं और फिर कोफिशिएंट्स अपडेट करते हैं, उसे हम आउटपुट एरर कहते हैं, ठीक है? तो जो इम्प्लीमेंटेशन को ओवरऑल सिस्टम में लगाने का जो तरीक़ाकार है वो इन दोनों में से कोई एक इस्तेमाल होता है। ऑफ कोर्स दोनों के अपने-अपने फ़ायदे नुकसान हैं, वो हम देखते हैं। और ये दोनों बज़ाते खुद जिस वक़्त सिस्टम में लगते हैं तो कुछ मुख्तलिफ़ एल्गोरिदम्स हो सकते हैं जिनकी बेसिस पर ये एल्गोरिदम्स इम्प्लीमेंट किए जा सकते हैं, ठीक है? जो ज़्यादातर इस्तेमाल होने वाले एल्गोरिदम्स हैं दे आर RLS, ठीक है? रिकर्सिव लीस्ट स्क्वायर। और
उसके अलावा स्टोकेस्टिक ग्रेडियंट, इतनी मेरे पास जगह है यहाँ पे। ठीक है, तो उन दोनों मेथड्स की इन दोनों फॉर्मुलेशंस की जो अपनी एल्गोरिथम डेवलपमेंट है वो इन दोनों मेथड्स के ज़रिए होती है। ठीक है। अच्छा, अब हम थोड़ा सा इसको इन दोनों मेथड्स को देखते हैं कि इन दोनों हम लोगों ने इनकी फॉर्मुलेशन में डिफरेंस देख लिया थोड़ा सा, और अब इसको हम देखते हैं कि इसमें होता क्या है, और फिर हम जो रिमेनिंग टाइम होगा फिर हमारे लेक्चर का, उससे हम इक्वेशन एरर को थोड़ा सा डिटेल से करेंगे। इनके ज़रा अभी हम फ़ायदे नुकसान देख लें कि किस मेथड का क्या एडवांटेज और क्या डिसएडवांटेज है। अच्छा, इन जनरल होता यूँ है कि इक्वेशन एरर मेथड में कि बेसिकली हम दो एफआईआर फिल्टर्स इम्प्लीमेंट करते हैं। ठीक है, और उन दोनों एफआईआर फिल्टर्स को फिर हम मसलन हमारे पास एक ब्लॉक होता है ए ऑफ जी। ठीक है, और एक ब्लॉक हमारे पास, ब्लॉक तो हम इसे नहीं कहेंगे, मतलब एक सिस्टम हमारे पास होता है बी ऑफ सी। ठीक है, और ये दोनों बेसिकली एफ आई आर फिल्टर्स के तौर पे इम्प्लीमेंट होते हैं, और इनके जो कोफिशिएंट्स हैं वो अडॉप्ट किए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद सिंपली ए ऑफ जी को एक और ब्लॉक में एंटर कराया जाता है जहाँ पर इसके कोफिशिएंट्स कॉपी किए जाते हैं, और हमारे पास कुछ इस तरह का अडॉप्टिव फिल्टर बन जाता है। ठीक है, अच्छा, अब इनकी जो अपडेशन है वो अभी हम जब क्वेश्चन एरर मेथड थोड़ा डिटेल से पढ़ेंगे तो उस वक्त देखेंगे कि इनकी अपडेशन कैसी होती है, लेकिन ये एक सिंपल एफ आई आर फिल्टर्स की तरह इनको डिज़ाइन या अपडेट किया जाता है, अडॉप्टिव बनाया जाता है, और फिर उसके बाद सिंपली हम एक तीसरे ब्लॉक में इन दोनों को इंसर्ट इस तरह से कर देते हैं। ठीक है, और वो जो चीज़ मैं आपको बता रही थी कि इंस्टेबिलिटी का इशू हो सकता है, तो वो इसमें ऑफ कोर्स बहुत ज़्यादा पॉसिबल है, क्योंकि अगर इसके जो ज़ीरोज़ मतलब इसके जो रूट्स होंगे वो उसको चेक करना बिफोर कॉपिंग ऑपरेशन ज़रूरी है, ये देखने के लिए कि आया वो अनस्टेबल तो नहीं या यूनिट सर्कल से बाहर तो नहीं, क्योंकि अदरवाइज़ अगर वो कॉपी हो जाएंगे बगैर चेक के तो दे कैन मेक द होल सिस्टम अनस्टेबल। तो उसके लिए फिर एक जो है ना मज़ीद एक मैकेनिज़्म लगाना पड़ता है। ठीक है, अच्छा, अब ये मेथड ओवरऑल बहुत आसान है, बिकॉज़ यहाँ पर एफआईआर फ़िल्टर्स की इम्प्लीमेंटेशन से वो मेथड्स ऑफ कोर्स वेल डिज़ाइंड भी हैं और वेल अंडरस्टूड भी हैं, और उनके ऊपर बहुत ज़्यादा रिसर्च अवेलेबल है जिस एफआईआर मेथड्स के लिए। तो उनको उनकी इम्प्लीमेंटेशन या उनकी अंडरस्टैंडिंग इट्स इज़ नॉट डिफ़िकल्ट, दैट्स व्हाई क्वेश्चन एरर मेथड इज़ वेरी ईज़ी टू इम्प्लीमेंट। लेकिन इसका मसला ये है कि जो हमारे पास कोफिशिएंट्स डिज़ाइन होते हैं, कोफिशिएंट डिज़ाइन होने करने का मतलब ये है कि ये जो मतलब ए ऑफ जी और बी ऑफ जी ऑफ कोर्स ये जाकर हमारे एडाप्टिव फ़िल्टर में इंसर्ट होंगे। तो ये जो फ़िल्टर्स इवेंचुअली इसके जो कोफिशिएंट्स होंगे दे दे कैन हैव बायस्ड एस्टिमेट्स। अच्छा, अब मैं आपको ज़रा ये भी बता दूँ कि बायस्ड एस्टिमेट होता है क्या, उससे पहले हम इसको ज़रा इसका एडवांटेज लिख लें कि वेरी ईज़ी टू इम्प्लीमेंट, बिकॉज़ हम बेसिकली इसमें एफआईआर फ़िल्टर्स को ही इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, और इसका कि इसमें बायस्ड एस्टिमेट्स ऑफ कोफिशिएंट्स हो सकते हैं। ठीक है, वो बायसनेस का मतलब ये है, फॉर एग्जांपल ये हमारा एक्चुअल पैरामीटर है और ये अगर थीटा हैट एस्टिमेटेड पैरामीटर है, और हम
कुछ न्यूमरस नंबर ऑफ टाइम्स हम एस्टिमेशन करके फिर उसका मीन कंप्यूट करते हैं और उससे एक्चुअल पैरामीटर की वैल्यू को जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, और इसको हम बेसिकली इस तरह भी कह सकते हैं, ठीक है। तो दिस इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, विच वी डोंट वांट ऑफ कोर्स, ठीक है। हम ये चाहते हैं कि बेशक एस्टिमेटेड पैरामीटर जो है वो थोड़ा सा कुछ ऊपर नीचे होता रहे, लेकिन उसका मीन कम अज़ कम थीटा के बराबर हो, मतलब थीटा से मुराद है कि जो हमारा एक्चुअल पैरामीटर है उसके बराबर हो। लेकिन अगर इफ़ दिस इज़ नॉट द केस, तो इसका मतलब ये है कि हमारे जो कोफिशेंट्स हैं वो ओरिजिनल से थोड़ा सा दूर हैं, उनमें कुछ बायसनेस है, ठीक है। वो मतलब अ, उसकी जो उनकी जो वैल्यू है, यानी कि उनकी जो मीन वैल्यू है वो हमारे एक्चुअल पैरामीटर के इर्द गिर्द फ्लक्चुएट नहीं करती, वो थोड़ा सा से ऊपर या नीचे जाके फ्लक्चुएट करती है, ठीक है। तो ये इसमें एक मसला है कि हम फ़िल्टर को डिज़ाइन करके यूज़ भी कर लेते हैं, उसके कोफिशिएंट से डाउट करके यूज़ भी कर लेते हैं, लेकिन हमें नहीं पता होता कि वो एक्चुअल पैरामीटर से कितनी करीब या दूर है। तो ये सही प्रॉब्लम है कि ये इट्स वेरी इजी टू इम्प्लीमेंट, लेकिन इट कैन गिव बाइस्ड एस्टिमेट्स ऑफ द कोफिशिएंट्स। अच्छा, इसी तरह से अगर हम आउटपुट एरर मेथड को देखें, तो इसकी इम्प्लीमेंटेशन इसलिए इजी नहीं है एज़ कम्पेयर टू इक्वेशन एरर मेथड, बिकॉज़ इसकी जो अपडेशन का तरीका है दैट इज़ मतलब इसको एफआईआर फ़िल्टर की तरह इम्प्लीमेंट नहीं किया जाता, इसको आईआईआर फ़िल्टर की तरह ही इम्प्लीमेंट किया जाता है। तो हम इसे कह सकते हैं कि बेसिकली इट्स इम्प्लीमेंटेशन इज़ डन, ये कोफिशिएंट्स आर अपडेटेड इन अ पोल ज़ीरो रिकर्सिव फॉर्म, ठीक है। लेकिन अगर हम इसका अच्छा, इसका एक और डिसएडवांटेज है, इसलिए मैं यहाँ पर इसको थोड़ी सी जगह छोड़ के फिर इसका एडवांटेज लिखती हूँ, क्योंकि मुझे एक डिसएडवांटेज लिखने के लिए वापस आना पड़ेगा। इसका एडवांटेज ये है कि दिस मेथड डज़ नॉट, बेसिकली यहाँ मुझे डज़ नॉट लिखना चाहिए वरना तो फ़ायदा नहीं है, डज़ नॉट जनरेट बायस्ड एस्टिमेट्स। अच्छा, ये जो मैंने पहले वैसे डिसएडवांटेज लिखा था, इट कम्स लाइक मोर ऑफ अ डेफिनेशन कि इसको इम्प्लीमेंट करने का तरीका क्या है रादर कि उसका डिसएडवांटेज। लेकिन खैर इस वजह से पोल ज़ीरो रिकर्सिव फॉर्म में हम जो कोफिशिएंट्स इम्प्लीमेंट करते हैं उसकी उसकी जो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कोर्स थोड़ी सी डिफ़िकल्ट हो जाती है एज़ कम्पेयर टू इक्वेशन एरर मेथड। अच्छा, ये इक्वेशन एरर मेथड की तरह बायस्ड एस्टिमेट जनरेट नहीं करता, ये ट्रू एस्टिमेट्स जनरेट करता है। लेकिन ये समटाइम्स स्टक हो जाता है लोकल मिनिमम में। तो जो मैंने यहाँ पे जगह छोड़ी थी दूसरा डिसएडवांटेज लिखने की, वो ये थी कि ये एरर को, इसकी जो मतलब एरर की एक्चुअली सरफेस बनती है ना, अभी आज तो हम इक्वेशन एरर मेथड नहीं करें, इक्वेशन एरर मेथड ही करेंगे। जो इक्वेशन एरर मेथड है ना, उसमें आपको नज़र आएगा कि वो बेसिकली इट इज़ लीनियर इक्वेशन, ठीक है। और वो जो एरर की इक्वेशन ही बनती है वो भी लीनियर इक्वेशन बनती है, जिसकी मतलब क्वाड्रेटिक आप सरफेस आप कह सकते हो, जिसकी वजह से उसका एक ही मिनिमम पॉसिबल है, ठीक है। लेकिन इस केस में चूँकि एक आउटपुट एरर मेथड में केस में चूँकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बनती और उसमें फीडबैक एलिमेंट भी शामिल होता है, इसकी वजह से क्या होता है कि हमारे पास कुछ लोकल मिनिमा भी हो सकता है ऑन सरफेस की अगर हम बात करें। तो अगर यहाँ पे मतलब उसने कुछ यहाँ से सफ़र अपना करना शुरू किया और उसको एक ये मिनिमम मिला, तो वो यहीं पर इस मिनिमम के लिहाज से जो कोफिशिएंट्स डिज़ाइन होंगे वही दे देगा, ठीक है। यहाँ तक ग्लोबल मिनिमम तक वो नहीं पहुँचेगा। तो ये आउटपुट एरर मेथड का एक मसला है। तो बेसिकली आउटपुट एरर मेथड की चॉइस या आउटपुट एरर मेथड और इक्वेशन एरर मेथड में से जो चॉइस है वो इस चीज़ की है कि बेसिकली आपने बायस्ड एस्टिमेशन को चूज़ करना है या फिर आपने कन्वर्जेंस टू लोकल मिनिमम को चूज़ करना है, ठीक है। तो आपने जो जो डिसएडवांटेज आपको सूट ज़्यादा करता है, हम उस लिहाज से अपना एल्गोरिदम चूज़ करते हैं।
और आगे से इनकी अपनी हर इम्प्लीमेंटेशन के फिर आगे से एल्गोरिदम्स आते हैं जो कि मैंने आपसे जिनका ज़िक्र किया था। और ये जो है ना आगे हम ये भी चीज़ देखेंगे कि बेसिकली बायस्ड एस्टिमेट्स जनरली हमें बहुत ज़्यादा सूट नहीं करते। तो ज़्यादा प्रेफर्ड तरीका लिटरेचर में या प्रैक्टिकली आउटपुट एरर मेथड है, ठीक है? क्योंकि हो उसमें मतलब जो प्रॉब्लम है बेसिकली वो तो लोकल मिनिमम की है ना, तो उसको अगर किसी तरीके से ख़त्म किया जा सके, तो आउटपुट एरर मेथड इज़ प्रेफर्ड, ठीक है? क्योंकि बायस्ड एस्टिमेट्स में आपको अंदाज़ा नहीं होता कि आप ट्रू वैल्यूज़ तक पहुँचे हैं या नहीं। तो आउटपुट एरर मेथड इन जनरल इज़ प्रेफरेबल इफ़ दिस प्रॉब्लम लोकल मिनिमम की प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व्ड, ठीक है? अच्छा, अभी हम थोड़ी डिटेल से क्वेश्चन एरर फॉर्मुलेशन को देखेंगे। अच्छा जी, अब इसमें हमारे पास पहले हम थोड़ा-सा ब्लॉक डायग्राम समझने की कोशिश करते हैं कि ये सिस्टम काम कैसे करता है। ये हमारे पास इनपुट है और लेट्स सपोज़ कि ये हमारे पास सिस्टम है जिसको हम आइडेंटिफ़ाई करना चाह रहे हैं, जिसके हिसाब से हम कोएफ़िशिएंट डिज़ाइन करना चाह रहे हैं। और यहाँ पे कहीं पर एक नॉइज़ सोर्स भी है, वी ऑफ एन का मैंने इसको नाम दिया है और ये इसमें कुछ नॉइज़ ऐड कर देती है और यहाँ इस समर से जो आउटपुट हमें मिलती है उसको हम डिज़ायर्ड आउटपुट का नाम देते हैं, ठीक है? अच्छा, ये जो हमारे पास इनपुट है बेसिकली ये दिस इज़ अवेलेबल और इसकी अवेलेबिलिटी पे हम इसको इनपुट देते हुए ये कोएफ़िशिएंट्स हैं इनको डिज़ाइन करते हैं, ठीक है? और इसी तरह से हमारे पास यहाँ पर एक और ब्लॉक है जिसके कोएफ़िशिएंट्स डिज़ाइन होते हैं डिज़ायर्ड आउटपुट की अवेलेबिलिटी से। ठीक हो गया? ये यहाँ बस इनपुट है और इससे के आगे वो सिस्टम लगा हुआ है जिसको बेसिकली हम लोगों ने रिप्रोड्यूस करना है, इसको अडॉप्ट करना है और उसकी जो आउटपुट है वो हमें ऑफ कोर्स डायरेक्टली नहीं मिलती, बीच में कुछ नॉइज़ सोर्स भी है। इस इनपुट की मतलब ये इनपुट बेसिकली एक और ब्लॉक में जा रही है जिसमें जहाँ पे हमारे एडाप्टिव फ़िल्टर के बेसिकली का न्यूमरेटर डिज़ाइन हो रहा है इनपुट कोएफ़िशिएंट्स के लिहाज से और ये जो डिज़ायर्ड आउटपुट है ये बेसिकली एक और ब्लॉक पी ऑफ ज़ी में जा रही है, ठीक है? और इन दोनों का जो सम है दैट सम प्रोड्यूसेस वाई डैश एन, ठीक है? और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इन दोनों का जो डिफरेंस है अभी तक हम एडाप्टिव फ़िल्टर तक नहीं पहुँचे, ठीक है? अब डी ऑफ एन और वाई डैश एन का जो डिफरेंस है दैट डिफरेंट प्रोड्यूसेस या दैट डिफरेंस इज कॉल्ड ई डैश एन और उस ई डैश एन के हिसाब से इनको अडॉप्ट किया जाएगा, ठीक है? जो मतलब एडाप्टिव एल्गोरिदम इम्प्लीमेंटेड है यहाँ पर वो एरर के हिसाब से, ठीक है? तो और उसके अलावा लेकिन जो वर्कआउट वो कर रही हैं ये दोनों ब्लॉक्स वो ए ऑफ ज़ी जो है यानी कि हमारे एडाप्टिव फ़िल्टर का जो न्यूमरेटर है दैट इज़ वर्किंग based on the input given by the input signal and the roots or the denominator of our adaptive filter वो जिस ब्लॉक में डिज़ाइन हो रहा है that is working on the input given by desired filter desired output। अच्छा जी, अब उसके बाद नेक्स्ट क्या होता है कि यहाँ पर हमारा
एक और ब्लॉक लगा है विच इज़ बेसिकली आवर एडाप्टिव फिल्टर, ठीक है। और ये जो आउटपुट है ए ऑफ जी को बेटी, ए ऑफ जी को डिज़ाइन हो जाने के बाद बेसिकली इस ब्लॉक की इनपुट पे दिया जाता है, ठीक है। और ये जो बी ऑफ जी है ये जब डिज़ाइन हो जाते हैं तो यहाँ पर इसके वेट्स कॉपी किए जाते हैं और इस ब्लॉक से जो निकलने वाली आउटपुट है दैट इज़ कॉल्ड वायोफेन। और वैसे तो ये मतलब वी आर डन हेयर बेसिकली, लेकिन अगर आप इस वायोफेन और इस डियोफेन का डिफरेंस लें, यानी कि अगर हम यहाँ पर एक समर लगा दें जिसके पॉजिटिव साइड पे डियोफेन एंटर हो और नेगेटिव साइड पे वायोफेन एंटर हो, तो इस समय की जो आउटपुट होगी दैट वुड बी ई ऑफ एन, ठीक है। मैं थोड़ा सा इसको और क्लियर लिखने की कोशिश करती हूँ। आई डोंट नो कि ये क्लियर हुआ कि नहीं, लेकिन डी ऑफ एन और वाई ऑफ एन का जो डिफरेंस है दैट इज़ कॉल्ड ई ऑफ एन। लेकिन चूंकि इस एरर का ओवरऑल ब्लॉक डायग्राम में या फिर स्पेशली अडैप्टिव फिल्टर की डिज़ाइनिंग में कोई रोल नहीं है, इसलिए इस ई ऑफ एन का होना या ना होना इतना सिग्निफिकेंट नहीं है, ठीक है। इस एरर को हम यूज़ करते हैं, दैट्स वाई दिस मेथड इज़ कॉल्ड इक्वेशन एरर, ठीक है। और उसमें जो चीज़ समझने की ज़रूरत है वो ये है कि अब यहाँ पे किसी भी किस्म का कोई फीडबैक एलिमेंट नहीं है। जो y1n है बेसिकली वो एक लीनियर डिफरेंस इक्वेशन है या एक लीनियर ऑपरेटर है जिसके इनपुट पे बेसिकली दो चीज़ें आ रही हैं या वो दो चीज़ों के सम से मिलके बना है, a ऑफ z इंटू इनपुट प्लस b ऑफ z इंटू डिज़ायर्ड आउटपुट। तो इन दोनों चीज़ों का जो सम है दैट इज़ प्रोड्यूसिंग y डैश n। और दैट इज़ वाई जो हमारी इक्वेशन एरर इक्वेशन है, जिस एरर को हम यूज़ कर रहे हैं, दैट इज़ अगेन अ लीनियर इक्वेशन बिकॉज वो सिंपली एक डिफरेंस है डी ऑफ एन का वाई डैश एन का, जिसमें वाई डैश एन एक लीनियर डिफरेंस इक्वेशन है और वाई ऑफ एन की जो ओवरऑल ई डैश एन की जो ओवरऑल सरफेस बनती है दैट इज़ पैराबोलिक इन नेचर और उसका फिर एक ही मिनिमा होता है, ठीक है। तो ये ब्लॉक डायग्राम जो है ये बेसिकली इक्वेशन एरर फॉर्मुलेशन को एक्सप्लेन करती है। अच्छा, इसमें अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि g of z is the unknown system or the system according to which we have to develop the adaptive filter और जिसको एस्टिमेट हम करना चाह रहे हैं। और ये बेसिकली दो हमारे पास एफ आई आर फिल्टर्स की तरह की चीज़ें हैं एंड दे आर अपडेटेड based on the error signal e dash n instead of actual error en, ठीक है। और the equation error this method is basically based on a non recursive difference equation which is given as एक चीज़ आप यहाँ पे नोट करेंगे कि मैंने यहाँ पे m को 1 से शुरू किया इंस्टेड ऑफ 0। इसका मतलब ये है कि हम डिज़ायर्ड आउटपुट को डिले करके इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हमें ये वही चीज़ है जो कि हम लोगों ने इस ब्लॉक डायग्राम में देखी थी कि बी ऑफ जी के जो कंपोनेंट्स हैं, बी ऑफ जी के जो कंपोनेंट्स हैं दे आर बेसिकली गेटिंग मल्टीप्लाइड विथ डी ऑफ एन, बट यहाँ पर एक कहीं पर डिले एलिमेंट भी होना चाहिए सो दैट ये वाली जो इक्वेशन है ये इम्प्लीमेंट हो सके, ठीक है। और फिर हम लोगों ने एक्स ऑफ एन को बेसिकली इनपुट पे दिया था एक और ब्लॉक के जहाँ पर ए ऑफ सी की कोफिशिएंट्स डिज़ाइन हो रहे थे। तो इसको चूँकि हम डिले के बगैर देते हैं तो यहाँ पे जो बेसिकली मेरे पास ये जो सम ऑपरेटर है ये m इज़ इक्वल टू 0 से लेकर
m-1 तक जाएगा। ठीक है, ये 1 से लेकर n-1 तक जाएगा, ये 0 से लेकर m-1 तक जाएगा, इसको हम डिले नहीं करेंगे। अच्छा जी, इसको अब हमें एक दफ़ा रेफ़र करना पड़ेगा, तो इसको हम इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं। और ओवरऑल अगर आप देखो तो आउटपुट हमारी भी सिंपल एक लीनियर इक्वेशन है जो कि दो चीज़ों पे डिपेंड कर रही है, इनपुट और डिज़ायर्ड आउटपुट। ठीक है, और उसके अलावा किसी किस्म का कोई फीडबैक पाथ इसमें शामिल नहीं है, मतलब आउटपुट जो है वो अपने डिलेड सैंपल्स के ऊपर या पुरानी वैल्यूज़ के ऊपर डिपेंड नहीं कर रही। इट इज़ अ लीनियर फंक्शन ऑफ दीज कोफिशिएंट्स। अच्छा, अब यहाँ पर ये भी सवाल आता है हमारे पास कि इन जनरल करेक्ट कैसे है, क्योंकि इसमें हम एक्चुअल आउटपुट को तो इस्तेमाल कर नहीं रहे, तो हमारे पास क्या रैशनल है ये मेथड एक्चुअली ऑन द फर्स्ट प्लेस यूज़ करने के लिए कि हम एक ऐसा एरर यूज़ कर रहे हैं जो कि एडाप्टिव फ़िल्टर की डिज़ाइनिंग में कहीं पे इस्तेमाल नहीं हो रहा। ठीक है, उसकी इनडायरेक्टली डिज़ाइनिंग हो रही है, लेकिन उसकी उसकी एक्चुअल आउटपुट को नहीं देखा जा रहा। अच्छा, अब इसमें रैशनल इसके पीछे ये है कि व्हेन द स्ट्रक्चर, मैं इसको थोड़ा-सा कैप्स लॉक में लिख रही हूँ क्योंकि मैंने इन दोनों चीज़ों को ज़रा बाद में डिस्कस करना है, या इनकी रीज़निंग डिस्कस करनी है कि मैंने इसको ऐसा क्यों लिखा है। व्हेन द स्ट्रक्चर एंड ऑर्डर of the adaptive filter are properly selected, it is expected कि जो d of n है that is approximately equal to y dash n। ठीक है, और अगर d of n approximately y dash n के बराबर होगा तो in that case when both the errors, क्योंकि इसमें हमारे पास दो एरर्स हैं, ठीक है, हमारे पास e dash n है और हमारे पास यहाँ पर e n है। when both the errors converge to their minimum values, either they are approximately equal or difference between them का मतलब यहाँ पे कि e dash n और e n का difference is negligibly small। ठीक है, अच्छा, और जैसे कि मैंने आपको बताया कि बिफोर कॉपिंग द वेट्स इट इज़ टू बी चेक्ड कि ये जो हमारे पास इक्वेशन बनती है ना 1/1 माइनस बी ऑफ जी, इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं दे आर स्टेबल। स्टेबल का मतलब ये है कि इसके जो रूट्स हैं दे मस्ट बी लेसर देन यूनिटी, उनका जो मैग्नीट्यूड है इट मस्ट बी लेसर देन यूनिटी, सो दैट के हमारे पास जो पोल्स होंगे वो सारे के सारे यूनिट सर्कल के अंदर आए। ठीक है, अच्छा, अब ये तो है एक जो नीचे वाली बात है वो थोड़ी डिफरेंट बात थी, स्ट्रक्चर और ऑर्डर की बात मैं यहाँ पर करना चाह रही हूँ कि स्ट्रक्चर करेक्ट चूज़ करने का और ऑर्डर करेक्ट चूज़ करने का क्या मतलब है। अच्छा, ऑर्डर जो है ना बेसिकली अब जी ऑफ जी हमारे लिए एक अननोन सिस्टम है। ठीक है, अब इस जी ऑफ जी को जब हम लोगों ने मतलब एक सिस्टम बनाना है जो कि जी ऑफ जी जैसा हो, तो हमें वी डोंट नो कि इसका ऑर्डर क्या है, या फिर अगर हम किसी डेटा सेट के ऊपर काम कर रहे हैं जिसके हिसाब से हम एडाप्टिव फ़िल्टर बनाना चाह रहे हैं, तो हमें नहीं पता कि किस ऑर्डर का फ़िल्टर उस डेटा के लिए सूटेबल होगा। ठीक है, तो अगर तो हमारे पास ऑर्डर हाई इनफ हो सच दैट कि उसका ऑर्डर जी ऑफ जी जितना या उससे ज़्यादा हो, या जिस हम इनपुट डेटा पे काम कर रहे हैं उस इनपुट डेटा जितना या उससे ज़्यादा अगर उसका ऑर्डर हो, तब तो हमारे पास
ये जो कंडीशन है जिसमें हम लोगों ने ये कहा कि डी ऑफ एन इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू वाई ऑफ एन, ये बिल्कुल ठीक ये चल जाता है, ठीक है। एक तो बात ये हो गई कि मतलब जहाँ जो ऑर्डर की बात है कि हमारे पास चूँकि ये चीज़ इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं होती फोर्स के सिस्टम जिस पे हम काम कर रहे हैं या सिग्नल जिस पे हम डेटा जिस पे हम काम कर रहे हैं, उनका अंडरलाइंग ऑर्डर है क्या? तो अगर हम अपने आईआईआर फ़िल्टर के कोएफ़िशिएंट्स बहुत ज़्यादा रख के उसका ऑर्डर हाई कर दें और सच दैट कि वो किसी तरीके से हमारे सिस्टम या अंडरलाइंग डेटा से ज़्यादा उसका ऑर्डर हो, तब ये बात एप्लीकेबल होती है। लेकिन अगेन हम वी आर नॉट श्योर अबाउट इट, और वैसे भी ऑर्डर ज़्यादा हाई करने का इसलिए भी फ़ायदा नहीं होता कि फिर तो हम एफआईआर फ़िल्टर भी यूज़ कर ही सकते हैं ना। और जो दूसरी चीज़ है स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर का मतलब ये है कि अगर हमारे पास फॉर एग्ज़ाम्पल ज़्यादा हैं और पोल्स बहुत ज़्यादा आते हैं, तो फिर उनकी बार-बार फैक्टराइज़ेशन करके ये चेक करना कि आया वो स्टेबल हैं कि नहीं, दिस कैन इंक्रीज़ द कॉम्प्लेक्सिटी या कंप्यूटेशन कॉम्प्लेक्सिटी। तो अगर हम उनको अपने सिस्टम को या अपने फ़िल्टर को किसी ऐसे स्ट्रक्चर से इम्प्लीमेंट कर सकें जो कि हमारे लिए थोड़ा ईज़ आउट कर दे कंप्यूटेशंस को, तो दैट बिकम्स बेटर। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम उसको पैरेलल स्ट्रक्चर में इम्प्लीमेंट कर सकें, तो वहाँ पे फ़िल्टर्स को बेसिकली सेकंड ऑर्डर के लिहाज से ब्रेक कर करके तो बनाते हैं, ठीक है? मतलब उसका जो एक यूनिट होता है दैट इज़ इक्वल टू एन ऑर्डर टू डिफरेंस इक्वेशन, ठीक है? तो उसमें फिर जब हर यूनिट की इंडिविजुअली कंप्यूटेशंस की जाएँगी, तो एक तो वो कंप्यूटेशन थोड़ी कम हाफ़ रह जाएँगी फॉर एग्ज़ाम्पल, और दूसरा ये कि उस फिर ट्रैक करना या फिर अमेंड करना ओवरऑल वो ईज़ी होगा। या फिर हमारे पास लैटिस स्ट्रक्चर अगर हो, जहाँ पे रिफ्लेक्शन कोएफ़िशिएंट्स दे ऑल आर लेसर देन यूनिटी, तो फिर हमारे पास कंप्यूटेशंस बिल्कुल ही ख़त्म हो जाती हैं, मतलब एक्स्ट्रा कंप्यूटेशंस ख़ास तौर पे। तो करेक्ट स्ट्रक्चर की इम्प्लीमेंटेशन और करेक्ट ऑर्डर, ठीक है, ये अगर प्रॉपरली किया जाए तो फिर हमारे पास ये जो अंडरलाइंग assumption है ना, ये ट्रू होती है, ठीक है। तो इन चीज़ों का हमें फिर इक्वेशन एरर मेथड को वैलिड बनाने के लिए फिर ये दो जो शर्तें हैं ना, वो हमें पूरी करनी पड़ती हैं। अच्छा जी, ओवरऑल जो इक्वेशन 1 थी हमारे पास, उसको हम एक और तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, थीटा टी एन और यू डैश एन, ठीक है। इसमें जो थीटा एन है हमारे पास, दैट इज बेसिकली कोफिशिएंट वेक्टर, और इसको हम डिफाइन कर सकते हैं इस तरह से, और यू डैश एन इज सिग्नल वेक्टर, और इसको हम डिज़ाइन करते हैं या नॉट डिज़ाइन, एक्चुअली डिफाइन करते हैं इस तरह से। अच्छा, ये यू डैश एन हमारे पास अवेलेबल होता है, ठीक है, और थीटा एन में जो पैरामीटर्स हैं वो हम लोगों ने बेसिकली डिज़ाइन करने होते हैं, ठीक है। तो इस वेक्टर को बेसिकली एस्टिमेट किया जाता है, और इनको एस्टिमेट करने के लिए जो फर्दर क्राइटेरिया है वो ये कि एक ऑफ कोर्स इक्वेशन हम यूज़ करते हैं दैट इज़ डिफाइंड
लाइक दिस एंड वी वांट, फिर हम एक एरर फंक्शन डिफाइन करते हैं जो कि एक्सपेक्टेशन होती है हमारे पास स्क्वायर्ड एरर की। तो वी वांट जे टू बी मिनिमम, ठीक है। और इस क्राइटेरिया को फुलफिल करते हुए फिर कोफिशिएंट्स को डिज़ाइन किया जाता है। तो डिफरेंट एस्टिमेशन मेथड जो जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, जो फिर इन कोफिशिएंट्स डिज़ाइनिंग एडाप्टेबिलिटी के लिए यूज़ हो सकते हैं। दे कैन बी मैक्सिमम लाइक्लीहुड, ठीक है, मैक्सिमम ए पोस्टीरियर, उसके अलावा लीस्ट स्क्वायर्स, फिर RLS। अब इनमें से कोई भी मेथड इस्तेमाल करके कोफिशिएंट डिज़ाइनिंग जो है वो हो सकती है। जैसे उनको थोड़ा सा रिलेट करने लगे और मुझे यहाँ पे ब्लॉक डायग्राम दोबारा चाहिए होगी। ठीक है, अच्छा, इस ब्लॉक डायग्राम को देखते हुए हम लोगों ने ज़रा जो हमारे पास इक्वेशंस है ना, इस एरर की और इस एरर की, ठीक है, इसकी और इसकी, इनको ज़रा लिखना है ताकि फिर हम इन दोनों के दरमियान रिलेशनशिप फाइंड आउट कर सकें। अच्छा, ये अगर आप इस इक्वेशन को पहले देखो तो हमारे पास एक यहाँ पे इक्वेशन लिखी जा सकती है। अगर हम जी ट्रांसफॉर्म के टर्म्स में लिखें, ये डी ऑफ जी जो है वो बेसिकली इससे इक्वलेंट है, ठीक है, जो आउटपुट हमें यहाँ पर मिल रही है, एक्स ऑफ जी मल्टीप्लाइड बाई जी ऑफ जी प्लस वी ऑफ जी डी ऑफ जी के इक्वल है। और इसी तरह से हमारे पास जो आउटपुट ये वाली है वाई ऑफ जी, यानी कि जो इस ब्लॉक की आउटपुट है हमारे पास, दैट इज डिफाइंड या दैट कैन बी डिफाइंड इन दिस वे, ठीक है। इस ब्लॉक की जो इनपुट है दैट इज कमिंग फ्रॉम हेयर, और इस ब्लॉक इनपुट बिकॉज इट इज कमिंग फ्रॉम एक्स ऑफ एन, तो एक्स ऑफ एन इंटू ए ऑफ सी इस ब्लॉक के इनपुट है। और इसका ट्रांसफर फंक्शन आप कह लो, या जो भी यहाँ पे ऑपरेशन हो रहा है दैट इज गिवन बाय दिस वैल्यू। और इसको हम ओवरऑल इस तरह से लिख सकते हैं। अच्छा जी, ये दोनों इक्वेशंस लिख ली हम लोगों ने ब्लॉक डायग्राम को देखकर। अब हमारे पास जो, अब मैं इसको आउटपुट एरर लिखने लगी हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि हम दूसरे मेथड के ऊपर जंप लगा के जा चुके। इक्वेशन एरर मेथड में ही बेसिकली ई डैश एन को इक्वेशन एरर कहा जाता है, ठीक है। तो ई ऑफ एन बहरहाल इसमें आउटपुट एरर है, ठीक है। तो अब ये एक दूसरे मतलब IIR फिल्टर को डेवलप करने वाला एक दूसरा मेथड जो है उससे मिलता जुलता नाम तो है इसका, बट स्टिल इट इज़ डिफरेंट दैन दैट। तो आउटपुट एरर को हम लिख सकते हैं इस तरह से। और अब हम जब यहाँ पे इक्वेशंस प्लग इन करें ऊपर से, तो वी कैन सी दैट d of z can be written in this way, ठीक है। और y of z को हम ऊपर से लिखेंगे, वैसे तो हमने d of z को भी है ऊपर से ही देख के लिखा है, दिस इज y of z। और यहाँ से अब हम इस टर्म से और इस टर्म से x of z अगर कॉमन निकाल लें तो वी आर लेफ्ट विथ दिस इक्वेशन, ठीक है। और मैं इसको इक्वेशन 2 का यहाँ पे नाम दे देती हूँ। आउटपुट एरर हमारे पास इक्वेशन एरर मेथड में इस तरह से डिफाइन होता है, ठीक है। और इक्वेशन एरर जो इटसेल्फ है उसकी इक्वेशन कैसे डिफाइन होती है,
इक्वेशन एरर की इक्वेशन बेसिकली हम लिखने लगे हैं, ठीक है। अच्छा, ये मुझे थोड़ा सा ना मैं यहाँ पे लिखना चाहूँगी क्योंकि ये थोड़ी सी इक्वेशन इसकी लेंथी है। डी ऑफ z माइनस वाई डैश z। ठीक हो गया। और उसके बाद फिर हम नेक्स्ट स्टेप में डी ऑफ z को कॉमन लें तो एक यहाँ पे से क्वेश्चन बनेगी और साथ हमारे पास लेफ्ट ओवर ये हमें मिलेगा, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हम लोगों ने करना यूँ है कि डी ऑफ z में ये डी ऑफ z की जो इक्वेशन है हमारे पास ये यहाँ पे डालनी है। ठीक हो गया। और अब हमने यूँ करना है कि बेसिकली ये जो हमारे पास अब दो टर्म्स आ गई ना, एक ये प्रोडक्ट टर्म है ये वाली, मतलब इसका और ब्रैकेट के अंदर जो भी लिखा हुआ है उसका प्रोडक्ट, और एक हाँ बस ये टर्म है। इन दोनों टर्म्स में से इन दोनों टर्म्स में से हम लोगों ने वन माइनस बी ऑफ जी को कॉमन लेना है, ठीक है। तो हम जब ये करेंगे तो ये चीज़ लिखी जाएगी इस तरह से, ठीक है। इन दोनों टर्म्स में से हम लोगों ने वन माइनस बी ऑफ जी को कॉमन लिया। अब इसके साथ तो चूंकि बी ऑफ वन माइनस बी से मल्टीप्लाई और तो वो यहाँ पे लिखा गया और इसके डिनोमिनेटर में आ गया। नेक्स्ट, अब जो ये दोनों टर्म्स हैं, ये टर्म और ये टर्म, इसमें से एक्स ऑफ जी को कॉमन लेंगे। हमारे पास कुछ इक्वेशन इस तरह की बन गई, ठीक है। और अब अगर हम इस इक्वेशन को कंपेयर करें इक्वेशन नंबर 2 से, ठीक है, इस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 2 से अगर हम कंपेयर करें तो व्हाट वी गेट इज दैट दिस टर्म is actually equivalent to the output error that we get in equation error method, और साथ हमारे पास ये वाली टर्म आ गई। और इसको ऑफ कोर्स हम कुछ लिख सकते हैं इस तरह से भी। और यहाँ पर हमें पता ये चला कि इट्स नॉट नेसेसरी कि ई ऑफ जी उसी सूरत में कम हो जब मतलब जब ई डैश जी या ई डैश एन कम है, ठीक है। ये कुछ सिचुएशन डिफरेंट भी हो सकती है। मसलन अगर ई डैश जी कम है और उसके साथ साथ वन माइनस बी ऑफ जी की कुछ वैल्यूज ऐसी हैं जो कि ये मतलब ये वाला फैक्टर भी बहुत कम है, ठीक है। मतलब इसकी कुछ नॉमिनल सी वैल्यू है लेकिन वन माइनस बी सी की कोई बहुत स्मॉल वैल्यू, तो उस केस में ये वाला जो एरर है ये ज़्यादा हो सकता है। तो अगर ये वाला एरर ज़्यादा हो गया इसका मतलब ये है कि ओवरऑल तो जो अडैप्टिव फ़िल्टर है वो हमारा बहुत अच्छा काम नहीं कर रहा, ठीक है। तो इसलिए ये जो अडैप्टिव फ़िल्टर इक्वेशन एरर मेथड के साथ इम्प्लीमेंट किया जाता है, इसमें एक मसला तो हमारे पास बायस्ड एस्टिमेट्स का आता ही है, जो कि भी हम एग्ज़ाम्पल एक सॉल्व करेंगे तो हम उसमें भी देखेंगे कि बायस्ड एस्टिमेट्स का क्या मतलब है।
लेकिन उसके अलावा हमारे पास ये भी एक इशू है कि अगर हमारे पास ई डैश एन कम हो तो इट कैन नॉट गारंटी अ मिनिमम वैल्यू ऑफ ओवरऑल एरर। ठीक है, ओवरऑल एरर जो कि हमें हमारी एक्चुअल आउटपुट यानी कि अडैप्टिव फिल्टर की जो आउटपुट है और डिज़ायर्ड आउटपुट सिग्नल जो है हमारे पास, ठीक है, उन दोनों की के डिफरेंस से जो एरर प्रोड्यूस होता है वो कम नहीं हो सकता। ज़रूरी नहीं कि वो भी कम हो अगर हमारे पास ई डैश एन कम है तो खैर अभी हम लोगों ने थोड़ा सा इक्वेशंस डेवलप की हैं आउटपुट एरर और इक्वेशन एरर की, जो कि हमारे पास ब्लॉक डायग्राम से आई थी, और हम लोगों ने थोड़ा सा इक्वेशन एरर की स्ट्रेटजी को समझने की कोशिश की है। अब इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम एक एग्जांपल करेंगे और उसमें हम ये देखेंगे कि जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले ज़िक्र भी किया था कि बायस्ड एस्टिमेट्स एक्चुअली क्या होते हैं और उसकी वजह से हमारा डिज़ाइन सिस्टम किस तरह से अफ़ेक्ट हो सकता है। ठीक है? तो इंशाल्लाह फिर अब हाँ, अगले लेक्चर में हम इक्वेशन एरर की एक एग्ज़ाम्पल सॉल्व करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।